स्टूडियो में हम लोग होते हैं तो कोशिश अक्सर हमारी ये होती है कि बिना किसी आप लोगों में से कईयों का सवाल होता है कि आप लोग क्या देखकर पढ़ते हैं। हेडलाइंस होती है, मैक्सिमम जिनके पास अनुभव होता है और जो कॉन्फिडेंट रहते हैं और जिनको अपनी क्षमता पर यकीन है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई होती है तो खुद ही करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं और सबसे पहले एक बार आप सभी खुद के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए तो यहां से बजा रहा हूं। जोश, युवा हैं सारे, युवा ये भी हैं, युवा मैं भी हूं, और थकना तो है ही नहीं, और मेरा टैगलाइन है रुकना तो है ही नहीं। तो चलिए करते हैं शुरू। दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। लग ही नहीं रहा है कि न्यूज चैनल के किसी प्रोग्राम में आप इतने अच्छे से कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि वो गोबर से खाद बनाने की विधि जो है थोड़ा सोचते हैं, जरूरी है वो, लेकिन कम वक्त में जनता को ज्यादा न्यूज, ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो कम शब्द, कम वक्त और आउटपुट ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये थोड़ा सा एनर्जी अब चेंज न्यूज में, न्यूज की तरह, और अभी व्यूज। जी वैसे आपको बता दूं इसके पहले कि आपका कार्यक्रम मैं शुरू करूं आपसे, क्योंकि आप लेखक हैं, पटकथा, संवाद और किताब, लेखक, बहुत कुछ है आपके बारे में। गाता मैं अच्छा हूं, स्कोप हो तो देख लीजिएगा। नहीं सर, मैं नोट कर लेता हूँ। होता क्या है, मैं इसे जब भी मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मिलता है आपसे तो आपको उसके साथ काम नहीं भी करना है ना, तो कोई किसी को मना नहीं करता है, क्योंकि वो शहर ऐसा है कि कल को कोई भी बड़ा हो गया ना तो आपको भाव नहीं देगा। और उसमें मुझे याद है कि कादर खान साहब ने, जो इतने लेजेंडरी डायलॉग राइटर, एक्टर, सब कुछ, कितने लोगों के करियर बना दिए उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी इसी चीज पे कि मुंबई के समंदर में हर नाम की एक लहर आती है। बात यह है कि जब वो लहर आती है उसके समंदर में, तब तक आप उस शहर में टिके हुए हैं कि नहीं है। क्या बात है, जोरदार तालियां। और ये हर फील्ड में अप्लाई होता है कि क्या आप टिके हुए हैं कि नहीं है। बाकी तो हम लोग बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे कि कैसे टिके रहना जरूरी है पैसा कमाने के लिए और कहीं पे भी बने रहने के लिए। आमतौर पर इंटरव्यूज होते हैं तो बड़े बोरिंग हो जाते हैं, मैं चाहता नहीं हूं कि ये बोरिंग हो, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूं। और अब आऊंगा मैं मुद्दे पे। आप में से बहुत सारे लोग जो इच्छुक हैं, फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, म्यूजिक में यकीन रखते हैं, लेखन में रखते हैं, संवाद, डायलॉग्स, हर एक चीज। पैसा बहुत है बॉलीवुड में, है कि नहीं है? तो आप लोग भी चाहते होंगे कि करियर कैसे संवारें। अभी मैं बताऊंगा क्यों ये भूमिका बना रहा हूं, बैकग्राउंडर जरूरी है। भाई साहब के बारे में मैं पढ़ रहा था, जानकारी मिली कि इन्होंने एमबीए किया, जॉब में चले गए। ये एमबीए से स्विच करके ये लेखन कला में कहां से आ गए आप? सर, एमबीए से पहले मैंने एक जरूरी चीज वो की थी जो इस देश का हर व्यक्ति करने की कोशिश करता है। बताइए। बीटेक किया था मैं। और मैं यहीं पे, दिल्ली से मेरे को डर लगता है, यहाँ की रोड से। मैं बीटेक वाले देखिए सर, अरे सर क्या बात है, इतने हाथ खड़े हो। इन लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, कम से कम टेक्निकल फील्ड में ना हो, लेकिन अदरवाइज फ्यूचर ब्राइट। मास्कॉम वाले हैं? अरे बड़ी क्या बात, बहुत सीरियस आएंगे। क्या बात। तो मैंने बीटेक किया, और बीटेक भी ऐसे नहीं किया कि किसी ने प्रेशर दिया। लोगों के घर पे लोग बोलते हैं, मैं अपने आप में वो भेड़चाल जो होती है ना, सबसे बेस्ट रहता है, दिमाग नहीं लगाना है आपको। वो सुरेश कर रहा है, दिनेश कर रहा है, तो पापा मैं भी करूंगा, तो मैं करने चला गया। और यहीं पे सेक्टर 16 जो नोएडा है, मतलब यहाँ पे हम सब जहाँ रहते हैं। हाँ, आप लोग जहाँ रहते हैं, वो गली मेरे को बड़ी डरावनी लगती है सर। क्यों सर, डरावनी क्यों? क्योंकि मैं वहां पे हजार लोगों के बीच में मैंने खड़े होके, हम लोग सुबह 7 बजे खड़े होते थे कि कोई कंपनी आएगी और वॉक इन के लिए ले जाएगी, और हम अंदर जाएंगे और वहां पे हमसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर 5 years, व्हाट्स योर प्लान आफ्टर 10 years। और हम लोग उनको एक झूठ बोलेंगे, और जो लोग सच बोलते थे उनका सिलेक्शन नहीं होता था वहां पे। और मेरा तो खैर नंबर ही नहीं आता था, रिटर्न ही नहीं क्लियर होते थे। और लेकिन वो जब भीड़ का हिस्सा था मैं, तब भी मुझे लगता था, और तब मैंने कहीं पे नहीं, वो अखबार में कुछ शायरी वायरी आती हैं, और कई बार ऑटो में बड़ी शायरी लिखी रहती है। तो एक बार ऐसे ही मेरा इंटरव्यू, यहाँ पे टाटा का इंटरव्यू देके मैं लौट रहा था, और मुझे पता था नहीं होगा इसमें। तो वहाँ पे ना ऑटो में एक लाइन लिखी हुई थी कि कुछ भी खास नहीं है मुझ में, फिर भी जाने क्यों भीड़ से कटकर तन्हा चलना अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगा ना जैसे ऊपर से किसी ने मेरे लिए ये लाइन भेजी है। मैं इतना थका हुआ था उस दिन के बाद से फिर मैंने वॉक इन ही नहीं दिए। मैंने कहा अब मैं ज्यादा बड़ी भेड़ चाल में जाऊंगा, अब मैं एमबीए करूंगा। टर्निंग पॉइंट था आपका वो? हाँ, तो वो टर्निंग पॉइंट था, वो उस ऑटो के मोमेंट में। हाँ, उस ऑटो के उसमें वो मोमेंट मुझे लगा कि ये मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहता। तो मैं इस भीड़ का नहीं होऊंगा तो मैं किसी और भीड़ का, क्योंकि आप भीड़ से नहीं बच सकते।
भीड़ भी कई बार 5 लोग भी भीड़ बनाते हैं और कई बार 500 लोग भी भीड़ नहीं बनाते हैं, अगर उनका पर्पस करेक्ट है तो फिर मैंने कहा कि जब बीटेक वालों को समझ नहीं आता तो वो बहुत क्लीशेड है ना कि एमबीए कर लेते हैं, और एमबीए करने में आदमी जस्टिफाई भी कर लेता है, क्योंकि मेरे को मम्मी को भी मेरे बताने में आसान रहता था कि अरे अब वो एमबीए कर रहा है, बीटेक वालों से ज्यादा पैसा कमाएगा। ऐसा है क्या? बीटेक वालों से ज्यादा कमा लेते क्या एमबीए वाले? कभी कभार सर, बाकी तो कमा तो कोई भी रहा है इस देश में। क्या बात है। अच्छा, आप पूर्वांचल से ताल्लुकात रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बनारस के आसपास? जी, गाजीपुर का मैं, मतलब हम लोग रहने वाले वहाँ के हैं। मैं पैदा बनारस में हुआ, और जो देव उठावनी एकादशी थी उसी दिन गलती से पैदा हुआ था। और मतलब सही से मतलब जो होता है ना कि एकादशी के दिन पैदा हो, द्वादशी में मरो तभी मोक्ष होगा, मेरा आधा हो गया है। अच्छा, तो हाँ, तो वैसे भी वो बहुत पुण्य की नगरी है। आप में से कितने लोग बनारस के आसपास के हैं? काफी लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ। वैसे मेरा रूट्स भी बलिया है, बलिया से मैं आता हूँ। प्रयागराज, बलिया, लखनऊ, गोरखपुर, अब दिल्ली और अब भारत। सर अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे मुश्किल सवाल पूछेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ भी बलिया की है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहूं मैं आपको। चलिए, आप थोड़ी एक सी तो देर मैं हो गई चतुर्वेदी जी, ये दुबे जी, ऊपर से बलिया से, इनकी मिसेज है। नहीं, मेरी मिसेज नहीं है यहाँ पे, वो तो आती नहीं है सुनेंगे, जहाँ मैं अभी बोलता सुन हूँ। रही है ये अच्छा। इंटरव्यू। नमस्ते, यहीं से मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए अब आते हैं टप पे। तो आपकी जर्नी एकाएक स्विच कैसे कर लेते हैं? जैसे हम लोग न्यूज से तुरंत कर लेते हैं, स्पोर्ट्स पे या ब्रेकिंग आ गई या कोई भी खबर, तो आप वहां से निकलकर मुंबई, ये सफर कैसे अभी देखते हैं और फिलहाल कहाँ पाते हैं अपने आप को? स्ट्रगल से मेरा जुड़ा हुआ सवाल। नहीं, समझ गया मैं सर। छोटे शहरों में अक्सर माना जाता था, क्रिकेट मैचेस भी उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, लगता था कि छोटे शहर वाले जो लोग हैं उनके लिए स्ट्रगल ज्यादा है, और बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े शहरों के लोग हैं और थोड़ा सा जिनके पास एडवांटेज, सिल्वर स्पून कह लीजिए जो पहले। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में, 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक, बहुत कुछ सिनारियो चेंज हो गया। तो जरा हमारे जो यूथ हैं उनको आप क्या मोटिवेट करेंगे आज से? तो स्ट्रगल की शुरुआत ना, मैंने कभी ना ऐसा स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि मैं गलती से जिस नौकरी में भी था एमबीए के बाद में, तो वो इस देश में जो सबसे अच्छी नौकरियां मैनेजमेंट ट्रेनिंग की होती हैं, बड़े ग्रुप में था मैं, और वहाँ पे गली गली और वो छोटे छोटे शहरों में सिम बेचने और उस तरीके उन लड़कों के पीछे बाइक से बैठ के, आप चूंकि साहब की तरह जाते हो तो आपको देखना पड़ता था, वो था। लेकिन एक्चुअली होता क्या था, जब आप ये सुबह से शाम तक कर रहे होते थे कोई भी काम, हम सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, हम जब रात में सोने जाते हैं तो सोने से जस्ट पहले, नींद का झोंका आने से जस्ट पहले ना, हमें एक बेचैनी होती है। हमें पता होता है कि हम ना जो हमारा करने के लिए हम आए हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। और उधर पूर्वांचल में, यहाँ पे बहुत लोग उधर के हैं, ईस्टर्न यूपी में हर घर में ना एक कहानी बताई जाती है। भोजपुरी तो नहीं, और भोजपुरी में तो नहीं, मतलब इन जनरल भी बताई जाती है कि वो द्विज बोला जाता है, इसीलिए वहां पे कई बार भोजपुरी आवेला क्योंकि अरे बाप रे बाप, इतना हाथ बोलिए, सब समझ रहे हैं। तो नहीं, तो कहानी तो खैर हिंदी में वो है, उसमें कहानी में ऐसा वो नहीं है। सवाल हम लोग भोजपुरी में ले लेंगे। तो ये बताया जाता है कि आदमी 2 बार पैदा होता है। द्विज इसलिए बोला जाता है कि एक दिन, जिस दिन तो उसका बर्थ डेट है जो भी उसका है, और दूसरा उस दिन जिस दिन वो ये जान जाता है कि इस धरती पे वो किस लिए पैदा हुआ है। होता क्या है, हम जो लोग भी हम लोग कर रहे होते हैं, या जो भी, एक बेचैनी हमेशा रहती है कि हम यही करने के लिए हैं, क्या यही सही है। तो वो बेचैनी मुझे, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया था तब से थी। तो अब उस बेचैनी का आप क्या करें, क्योंकि वहां तो आप छोड़ के जा नहीं सकते 4 साल, और बिना ग्रेजुएशन के इस देश में तो आप कुछ भी नहीं हो सकते। तो तब हमने, जो मेरे कुछ एक दोस्त है, हमने कहा इसमें तो मन नहीं लग रहा, तो हम प्ले करते हैं। कभी भी ना, हमेशा आपके पास एक दरवाजा बंद रहेगा सामने, और आप हमेशा, आपके पास ना, वहां पे बहुत ध्यान से उस दरवाजे को बहुत देर तक देखेंगे तो वहां पे जरूर कोई ना कोई एक प्रकाश की आप में किरण से दिखाई तैयार भी देगी। रखिएगा सवाल, बीच बीच में आप सभी के पास आऊंगा इसके पास। तो उसमें एक देखेगी, तो हमने वहां पे प्ले लिखे, 4-5 प्ले लिख दिए, और उसके बाद फिर कॉलेज गए, वहां पे प्ले लिख दिए। तो जब बॉम्बे पहुंचा, और मेरे को एग्जैक्टली याद है कि 11 मई 2009 को मेरा नौकरी का पहला दिन था, और 11 मई 2009 की शाम को 6 बजे मुझे पता था कि मुझे हमेशा नौकरी नहीं करनी है ना। क्या बात है, और क्या उसके बात है, बाद मतलब से मेरे को 10 साल से ऊपर लगा वो छोड़ने में, ऑलमोस्ट 11 साल लगे वो छोड़ने में। लेकिन ये मुझे पता था कि कहाँ जाना है। देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि बहुत अच्छा होता है, नौकरी अच्छी है बुरी हो, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप एक जो सबसे बड़ी चीज सीखते हैं पूरी, जैसे रामचरितमानस में जो मुझे सबसे बड़ी लाइन लगती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्ति काल परखें चारी, कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी जो है, कि आपत्ति जब आती है तो इन सबकी टेस्टिंग होती है। आज के जमाने में भी ये लागू है कि नहीं? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं। आप लोग में से मानते हैं आज के जमाने में लागू है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि कैसे है। तो जो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, जो धर्म, मित्र और नारी, ये ना तीनों एक्सटर्नल फोर्स हैं। कि धर्म जो है वो आपको बाहर से मिलता है,
आप पैदा नहीं होते ना कि मेरा धर्म ये है। मित्र एक्सटर्नल होते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कलीग बनते हैं, तब दोस्त बनते हैं। नारी जो भी गर्लफ्रेंड, वाइफ, बहन जो भी है वो सब एक्सटर्नल। लेकिन जो धीरज है वो आपका अपना है, वो पेशेंस जो है वो है। जब आप नौकरी करते हैं अच्छी या बुरी, तो जो इस लाइफ की जो सबसे बड़ी स्किल है वो है धीरज, धैर्य, पेशेंस, स्पेशली राइटिंग में, कि आप रोज रिजेक्ट होंगे और नौकरी में भी आप रोज रिजेक्ट होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये आप सभी के तो- फील्ड के लिए। तो जब आप ये जानेंगे कि जो धैर्य है वो सबसे बड़ा स्किल है, तो 10 साल क्या और 15 साल क्या, आपको ये बात पता है कि 16वें साल में या 17वें साल में या 18, आप ऐसे समझिए, उसको जरा उल्टे तरीके से मैं समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। इस देश में घटिया से घटिया बीटेक होने के लिए आपको 4 साल की इंजीनियरिंग और 1 साल की कोचिंग लगती है, कम से कम। एक घटिया से घटिया एमबीए होने के लिए 2 साल की पढ़ाई लगती है। एक घटिया से घटिया डॉक्टर होने के लिए 7-8 साल की पढ़ाई लगती है। तो कम से कम अगर राइटर बनने का आप सोच रहे हैं तो एक लंबे, क्योंकि आप तो ये सोच के लिखते हो ना कि हम मरने के राइटर बाद वाले में रहेगा। घटिया यूज नहीं किया आपने? नहीं सर, वो कमी है। कमियों की? स्टेज 3 पे नहीं है। तो इसलिए मतलब एक एवरेज से एवरेज आप इसको मान लीजिए कि वो करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो तैयारी आपको पहले से होती है। हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, जो रात में सोने से पहले हमें उसको अवॉइड नहीं करना है। अब आप हिंदी के बाजार में हैं, तो मेरे कई सारे सवाल होंगे, तो थोड़ा सीरियस के बीच बीच में थोड़ा हास्य भी होगा, वो मैं करूंगा। हिंदी और हिंदी का बाजार कैसे देखते हैं आप? इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? फिर इसके बाद मेरा सवाल होगा, पहले ही पूछ देता हूं क्योंकि सबके मन में वो चल रहा होगा। जो लोग भी यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, सब सोचते हैं कि कमाए कैसे, तो हिंदी से हम कैसे कमाएं? ये मेरा दूसरा सवाल होगा, थोड़ा सा और उसको विस्तार देके। पहला, हिंदी और हिंदी का बाजार अभी पूरे भारत के लिए कैसे देखते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो अभी लोग वर्किंग हैं या जो काम करते हैं, जहां से आते हैं, हिंदी पट्टी से आते हैं, किसी भी फील्ड में अभी जो भी चीज है, तो वो हिंदी में अपना स्कोप कैसे ढूंढे? और हिंदी का बाजार आपके लिए। तो अगर आप देखेंगे आपके आसपास इतना जितना भी कंटेंट बन रहा है, कम से कम आप ऑडियो से लेके वीडियो तक चले जाइए, और चाहे रिटन फॉर्म, सुबह से आप देखिए शाम तक हमारे कान में, हमारी आंखों में केवल शब्द ही शब्द पढ़ते हैं, शक्ल के साथ पढ़ते हैं कई बार। मैं ये आज से 15-20 साल पहले बात नहीं बोल सकता था। अगर आप थोड़े से भी बेहतर हैं, अगर आप अपने 5 दोस्तों के बीच में भी अच्छे से कोई किस्सा बता लेते हैं, तो बहुत स्कोप है कि आप कल को इस देश में जो ऑडियो की एप्स हैं उसमें आप नंबर 1 ट्रेंड कर सकते हैं। ये पहले नहीं था, आज से 15 साल पहले। जैसे कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना ग्रुप में जो बहुत अच्छे से सुनाते हैं, अबे यार छोटी सी बात होती है, कोई बंदी ही मिली होगी उनको वहां पे, और वो ऐसे बताएंगे जैसे ऐश्वर्या राय मिल गई, और वो आके आपको ऐसे कर देंगे, बिल्कुल लाहौट हो जाएंगे आप। मतलब कवि कितने आत्ममुग्ध होते हैं। अगर उदाहरण में दिया तो ऐश्वर्या राय, जिसके फिल्म के इन्होंने मतलब संवाद लिखे, PS1। सर करीबी लोगों के बारे में बात करेगा ना आदमी। तो ऐसे सुंदर तो हैं ही वो। हाँ ठीक है। तो हिंदी हिंदी अच्छा है, अच्छा है। सर बताएं सर। हाँ, नहीं हिंदी से कमाए कैसे? मतलब मैक्सिमम लोग कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि, मैं तो हमेशा से कहता हूं, हिंदी क्या है आपके लिए? किसी ने मुझसे बहुत पहले पूछा था जब मैं आया था नया नया, हिंदी आपके लिए क्या है? तो मैंने कहा एक शब्द में बोलूं? बोले हाँ। हमने कहा भाई, हमारे यानी भारत के माथे की बिंदी वो है हिंदी। हिंदी मतलब भारत के माथे की बिंदी। अब दुविधा यह है कि कहीं भी जाइए, किसी भी कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, फॉर्म ले लीजिए, रिजर्वेशन में जाएं, वो रिजर्वेशन नहीं, इधर वाला ट्रेन वाला लंबा हो जाएगा। कहीं से भी आप जाए, कोई फॉर्म मिलता है, कुछ भी तो इंग्लिश में होता है। तो एक तरफ आप हिंदी को कहते हैं कि जय हिंद, दूसरी तरफ आप हिंदी को मौका भी नहीं दे रहे हैं। तो हिंदी अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है लोगों के लिए, रोजगार के लिए, और या फिर किसी भी क्षेत्र से? थोड़ा सा एक्सप्लेन और करें। तो सर कोई भी अवसर भी, हाँ नहीं, इसको आप ऐसे समझिए कि किसी भी फील्ड में, मतलब चाहे वो इंजीनियरिंग की क्यों ना हो, चाहे वो, ये तो खैर डिबेट ही बहुत लंबी चौड़ी है कि कहाँ पे हिंदी है कहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जाएंगे तो बहुत लंबे हम लोग फंसते चले जाएंगे उसमें। लेकिन आप ऐसे सोचिए, मैं आप आज की डेट में अगर अच्छी शायरी कर लेते हैं, मतलब अच्छी क्या घटिया ही शायरी कर लेते हैं, लफ्ज़बाजी, हाँ लफ्ज़बाजी भी कर लेते हैं, तुकबंदी ही कर लेते हैं, और आपसे 15 लोग कनेक्ट होते हैं, मतलब रील बनाना। रील बनाना तो सर बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है इस धरती पे अगर आज की डेट में बहुत बड़े बड़े महापुरुष जिनको पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, वो भी अगर आज की डेट में गलती से जिंदा होते तो वो लोग भी रील ही बना रहे होते, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं ना रीच का। अपोज माय लॉर्ड। रील, जिंदगी भी रील ही होती जा रही है। नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें कोई, आप जब सुबह उठते हैं, आप में से मैक्सिमम लोग रील बनाते होंगे, थोड़ा ये भी जरूरी है गंभीरता से। नहीं थोड़ा बिल्कुल सा। सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ना कि
आप जब सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, रील पहले आप सबसे पहले इंस्टाग्राम या कोई भी आप सोशल अकाउंट चेक करते हैं, मैक्सिमम लोग होंगे, मैं भी हूं भाई, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसने फॉलो किया, किसने नहीं किया, अच्छा दिन भर का ये विषय है, इसने अनफॉलो कर दिया। तो रील, अब जब आप सोते हैं तब भी रील, लेकिन हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कहीं जिंदगी रील ना बने। इसमें ये गंभीर था, ताली इस पे भी बनती थी जी। आपने अनफॉलो बोल दिया ना, इसलिए लोगों ने अरे फॉलो करो यार। आईडी है आशुतोष चतुर्वेदी आज तक इंस्टाग्राम की, ट्विटर की आशुतोष जर्नो, और फेसबुक पर आशुतोष चतुर्वेदी पेज प्लस प्रोफाइल कर लीजिएगा, सबको दे दूंगा। थैंक यू चलिए, क्या बात है सर, ये तो सर लगे हाथों आप बता दीजिए ना प्लीज। तो सब अगर आपको लोग चाहें कि फॉलो करें, अच्छा फॉलो करें तो युवाओं में आप बहुत क्रेज रखते हैं, नई हिंदी, इसी अभी आऊंगा उस पे मैं सर बताता नहीं, लेकिन आपने चूंकि बता दिया इसलिए मैं मजबूर नहीं, में बता रहा हूं कि बताइए। ऑथर दिव्य प्रकाश ऐड दे रहे। तालियां फॉलो कर तो, दीजिएगा, ये भी ब्रांडिंग है, मैं बताता नहीं लेकिन बता रहा हूं। नहीं, ऑथर दिव्य प्रकाश, हर जगह ऑथर दिव्य प्रकाश नाम से ही मैं मिल जाऊंगा। दिव्य प्रकाश भी सर्च करेंगे तो मिल ही जाएंगे, दिव्य प्रकाश दुबे नाम से, और कभी भी आप करें और आप किताब पढ़ के बताएंगे। और मैं अभी भी एक बहुत सिंसियरली एक बात बताना चाहता हूं कि अभी भी मैं मेल जो मेरे को लोग करते हैं, मैं चाहे 10 दिन बाद जवाब दूं, चाहे 15 दिन बाद दूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं जवाब दूं, चाहे और मैं जितनी हर भी एक मेल चीज आती है। आपसे निकलवा रहा हूं तो जो कर निकाल सकता हूं, जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यही तरीका है। हाँ। पहले तो ये बताइए, अच्छा लग रहा है पक्का? तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? कमाने पे थे हम लोग शायद। कमाने पे सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे थे। हाँ, तो कमाए कैसे, हिंदी से कैसे बनाए पैसे, तो क्या लाइन बन गई। हाँ, क्या बात है सर। तो जो सबसे पहली चीज है किसी भी फील्ड में कमाने से, अगर इसको ऐसे ना आप हिंदी को अलग ना करके ऐसे समझिए कि कोई बीटेक करके कोई कैसे कमाता है, जो सीधी चीज क्या दिखती है वहां पे कि भाई मेरे अंदर एक कोई स्किल है जिसके लिए कोई दुनिया में पैसे देने को तैयार है। मैं या तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेता हूं, या तो आजकल वो चैट जीपीटी के जमाने में मैं देख रहा हूं जो सबसे ज्यादा पैसा बन रहा है कि आप बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं तो उसका पैसा बन रहा है, बहुत अच्छा आप सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं तो बन रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप बेच लेते हैं कोई, अगर आप देखेंगे तो आपको पैसा मिल रहा है। तो हिंदी को भी अगर आप एक स्किल की तरह जोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए आप कहानी लिख लेते हैं, तो ये अपने आप में इतना बड़ा स्किल नहीं है, लेकिन क्या आप एक ऐसी कहानी लिख सकते हैं जो 1 घंटे तक किसी को एंगेज करे। आप अगर देखेंगे, अगर आप 5 दोस्तों में 15 मिनट का एक किस्सा सुनाते हैं, वो ऐश्वर्या जी के मिलने का, और लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या आप 1.5 घंटे का उसका पॉडकास्ट बना सकते हैं? आज की अगर आप देखेंगे कोई भी वो चीज जो आप लगातार कर सकते हैं, है ना, और कई साल तक कर सकते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि जो बीटेक होने के लिए भी 6-7 साल जो लगता है, आप देखिए आज की डेट में जितने इन्फ्लुएंसर हैं जो पैसा बना रहे हैं या जो उस स्पेस में बढ़े हैं, अगर आप देखेंगे ना, उन्होंने 6 महीने पहले रील के समय में ये काम शुरू नहीं किया, उन्होंने ये काम पिछले 8-10 साल से किया हुआ है। अगर आप देखें, मैं जैसे एक पॉडकास्ट सुनता हूं अमित गुप्ता का, वो पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं, और आज की डेट में वो जितने डाउनलोड होते हैं। तो कोई भी ऐसी स्किल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर, हम सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनके अंदर कोई एक ऐसी चीज ऐसी है जो कोई और वैसे उसके पास नहीं है। वो बाई डिजाइन है, चाहे आप बलिया से आते हो, गाजीपुर से आते हो, लखनऊ से आते हो, भोपाल से आते हो, आपके जो दोस्त हैं, जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, वो है। बात यह है कि आप उसको, पहला काम क्या है कि हम वो पहचाने कि हमारी जो हम सब लोगों के पास एक सुपर पावर है। हमें बहुत दिनों तक वो पता ही नहीं होता कि ये सुपर पावर है। जैसे जब मैं बीटेक पढ़ रहा था, पढ़ने जब गया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं 3 साल बाद प्ले लिख सकता हूं, है ना। मैंने एक्सप्लोर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग मास कॉम वाले भी हैं, बीटेक वाले, एमबीए वाले, सभी लोग हैं जी। कुछ और भी फील्ड से हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं उस वक्त कि मुझे करना क्या है। मास कॉम में एडमिशन ले लिया है, लेकिन सबको लगता है एक्चुअली कि एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, या किसी को भी पैकेज हाई चाहिए सबको, तो वो बहुत फिर भटकते हैं। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे एंकर से मुझे याद आया, मैं थोड़ा सा डिटोर लेता हूँ बात का। तो क्या हुआ, जब मेरी नौकरी चल रही थी एमबीए वाली, मैनेजमेंट ट्रेनी था, तो एक किसी चैनल ने एक एंकर हंट चलाया था, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का। खतरे में हम लोग थे क्या? नहीं, आप लोगों का नहीं था सर, दूसरा था वो। तो वहां पे, और मैं छुट्टी, झूठ बोल के, सेल्समैन छुट्टी तो मिलती नहीं थी, तो मैं अपना वहां पे, वो पहला वाला तो नहीं था एंकर हंट? पहले वाला एंकर हंट, ठीक है, तो बड़ा था। हाँ, तो मैं एंकर हंट में, मैं कानपुर में तब सेल्स में था, मैं झूठ बोल बाल के वहां पहुंचा, और पहले राउंड में मेरा हो भी गया, अब हो गया। और सेकंड राउंड में वहां पे जज थे चेतन भगत और टिस्का चोपड़ा थी, और एक और एंकर थे सर, उनका नाम फिर लेना ठीक नहीं रहेगा, गूगल करके मिल ही जाएगा। तो वहां पे जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये पीछे कोई तो शादी हो रही है, तुम शादी जरा कवर कर दो, राहुल गांधी की शादी कवर कर दो।
तो मेरे अंदर का उस समय का जो क्रांतिकारी है वो जाग गया। किया कैसे था आपने, बताइए जरा दर्शकों सर को। मैंने तो वही तो बता रहा हूँ, मैंने किया ही नहीं ना, क्योंकि जो चीज संभव ही नहीं है। फिर भी कोशिश तो की होगी ना। मेरा यही तो पंगा हो गया, तो मैंने क्या हो बोला। सकता है यही सुन के राहुल गांधी जी शादी के लिए सोचें। नहीं सर, मेरी बात इतनी भी अच्छी नहीं है अभी तो नहीं, मैं- कुछ तो किया हुआ, रिजेक्ट तो मैं नहीं किया बता रहा हूँ ना, हुआ। मैं बता रहा हूँ कैसे मैं रिजेक्ट हुआ। तो जब मैं पहुंचा तो चेतन भगत ट्वीट कर रहे थे वहां पे अपना, क्योंकि मेरे से पहले कोई बहुत खूबसूरत गया हुआ था, तो उन्होंने ट्वीट किया कि गया हुआ था या गई हुई थी? गई हुई थी। अच्छा, देखिए हर तो- जगह दबा लेते हैं। तो वो बहुत अच्छे से ट्वीट कर रहे थे उसको, तो मुझे लगा मैं भी जो तैयार व्यार होके आया हूँ अपना झूठ बोल के 3 दिन की छुट्टी लेके, तो मेरे बारे में ट्वीट किया। तो मैंने कहा सर आपका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये मैं तो अब ये बनना चाहता हूँ एंकर। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने तो बीटेक किया, एमबीए किया, तुम अब क्यों एंकर बनना चाहते हो? तो मेरे मुंह से ये निकला, और वो शायद आप मन से, आपके मुंह से निकलता तभी है जब आप वैसा सोच चुके हो। तो मैंने कहा सर आप ही का बिगाड़ा हुआ है ये तो भाई हम क्यों नहीं बन सकते एंकर? हम क्यों नहीं, कहाँ पे लिखा है कि एमबीए करके आदमी एंकर नहीं सच बन में सकता? लिखा कहाँ है कि हम नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा, और उसके बाद से तो वो डिरेल हो गया डिस्कशन। फिर वो राहुल गांधी आप की, फिर वो खटक गए नजरों तो में। वो शादी, तो मैंने कहा ये तो सर यही तो बंद करने आना चाहता हूँ मैं, ये सब करने। मैंने फिर मेरे अंदर का क्रांतिकारी जग गया, तो फिर वो बात डिरेल हो गई सर। और मुझे कभी कभी लगता है कुछ चीजें जो नहीं होती हमारे साथ, वो इवेंचुअली अच्छा ही होता है सर, क्योंकि क्या पता आप यहाँ बैठे होते और मैं सवाल पूछ रहा होता। सर मैं प्राउड फील करता हूं कि देखिए दोनों अपने अपने जगह सही हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें मौका मिलता है कि हमारे सामने दुनिया के, भारत के सभी बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, अपने अपने फील्ड के सभी बादशाह होते हैं। लेकिन इंटरव्यू कौन कर रहा होता है? सर हम ही कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल सर, मैं तो खुद का बोल ही रहा इंटरव्यू हूँ। तो वो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं, तो ये करियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप- ये तमाम जो बच्चे हैं इसलिए यहाँ आना चाहते हैं, तो दोनों का अपना अपना रोल है। नहीं है ये सर। और जितने लोग के इंटरव्यू आप लोग कर पा रहे हैं, कर ही पा रहे हैं, जिनके नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। अब वो अलग बात है सर, वो तो सब जाते हैं वैसे। एनीवेज, तो जो मेन बात थी, जो मैं बता रहा था कि स्किल जो है, चाहे कोई भी फील्ड हो, जैसे हिंदी में भी अगर आप 1 घंटे की वो कहानी कह सकते हैं, वही 10 घंटे की आप कहानी कह सकते हैं, तो वही वेब सीरीज हो जाएगी। मुझे लगता है कि मॉडर्न समय में, आजकल के समय में, जैसे जो बड़े बड़े हमारे ग्रंथ हैं, अब अगर एक बाहर का एक शो आया था ब्रेकिंग बैड, अगर आप देखेंगे वो महाभारत से कम नहीं लगता मुझे, जितना उसमें ऊपर नीचे ताम झाम ये वो है। और वो आप देखेंगे तो आप देखेंगे 60 एपिसोड आप देखे चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, और उसको क्रिएट करना आसान नहीं है। तो अगर आपके अंदर स्टोरी टेलिंग का टेस्ट मैच वाला है, तो आप शायद वेब सीरीज के लिए एप्ट हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म में, कि आप शायरी करते हैं, आप लेकिन कहानी मैक्सिमम लोग यहाँ T20 ही खेलना चाहते हैं, T20 खेलना चाहते हैं, सीरीज तो- में आना चाहते तो, हैं, उनके लिए क्या टिप्स है इसमें? तो मुझे लगता है जो एक सबसे बड़ी टिप है कि कोई भी चीज जो दुनिया में सबसे अच्छी, जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आप कविता ही लिखना चाहते हैं, या आप कहानी ही लिखना चाहते हैं, या आप रील ही बनाना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि इस देश में जो सबसे अच्छी 20 रील बनाने वाले लोग कौन हैं, और वो उनके अंदर ऐसी क्या बात है जो बाकी लोगों से ज्यादा वो चल रहे हैं। आपको हमेशा ना वो जो टेस्टिंग द वाटर होता है, जैसे कि आप सेम एनालॉजी में अप्लाई करूंगा कि आप जब कहीं पे मास कॉम पढ़ रहे हैं, तो कौन सी कंपनियां नौकरी के लिए आती हैं और किस तरीके की नौकरियां दे रही हैं। आप हर नौकरी नहीं कर पाएंगे। हमारे जमाने में लोग इतना डेस्परेट होते थे कि जो मिल जाए वो कर लेंगे। अरे सेल्स मिल गई, पता चला बीटेक करके इंश्योरेंस बेच रहे हैं, ऐसा कई बार होता था। बहुत बहुत डिटोर कर करके हम लोग पहुंचते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये देखिए, आपको हमेशा चुनना चाहिए। एक मेरा दोस्त मृत्युंजय तिवारी था, अभी तो बहुत बड़ी कंपनी में कुछ हो गया है, वो मैं मतलब सीईओ जैसा कुछ हो गया। तो वो एक बहुत सही बात बोलता था जब हम एमबीए में पहुंचे। उसने कहा देखो डीपी, अब हम इस कॉलेज में आ गए, ये हमारा टैलेंट था। अब इस कंपनी का जो भी आ रही है यहाँ प्लेसमेंट के लिए, उनका टैलेंट है कि यहाँ कोयले के बीच से हम हीरो को ढूंढ निकालें। अब ये एटीट्यूड बड़ा ही अलग था उसका, और वो इतना कॉन्फिडेंट था, और पहले दिन उसकी जॉब लग गई। हम लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, शायद यंग था इसलिए, या जो। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई बेस्ट फिट है इस दुनिया में, आपको बस वो ढूंढने की जरूरत है। हम लोग क्या होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि जैसे रील भी 15-20 मिनट देखने के बाद में एक फटीग आता है ना, एक आपका रिलीज होते होते आपको एक थकावट होती है। सारा खेल शुरू होता है जब आप थकना शुरू करते हैं, और उसके बाद आप कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे मैं फुल टाइम राइटर बनना, मैंने बताया 11 मई 2009 को मैंने सोचा कि मैं बनूंगा, और मैं फुल टाइम राइटर अपने आप को कह पाया 8 मार्च 2020 को। तो वो एक लंबा फासला है ना, 11 साल। इससे पहले कि अगले सवाल पे आऊं, संजीव पालीवाल सर हमारे साथ आ चुके हैं। जोरदार तालियां पहले सर के लिए। और ये इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है हमेशा से साहित्य आज तक में। इन्हीं की वजह से मैं भी यहां पर हूं, और मैं इंटरव्यू इनका कर रहा हूं। तो संजीव सर, इनफैक्ट मैं देर से थोड़ी आया तो सर का फोन आया, कहाँ हो, इंटरव्यू कोई और करेगा। मैंने कहा सर स्टूडियो से आ रहा हूं, न्यूज देके, ब्रेकिंग देके, बस यहाँ। बोले जल्दी आ जाओ।
बस अब आपके सामने हूं। अगला मेरा सवाल आपसे, हिंदी पे चर्चा हम कर रहे हैं और हिंदी पर तमाम आपने टिप्स दिए। युवाओं के बीच नई हिंदी को लेकर आप में बहुत क्रेज है, तो ये नई हिंदी है क्या? हिंदी और नई हिंदी में क्या अंतर है? सर, नई वाली हिंदी, इस सवाल का जवाब मैंने इतनी ज्यादा बार दिया है कि अब जब मेरे से ये सवाल आता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूं। तो जो मैं कुछ भी बोलूंगा मैं बोलता हूं, अभी है ना, शुरू करता हूं। हाँ। तो आप ऐसे समझिए, नई वाली हिंदी ऐसे है कि जैसे घर में एक पिताजी हैं और उनका जो बच्चा है 18, या उनकी बेटी है 18-20 साल की, और उन दोनों की आपस में बातचीत बंद हो गई है। अच्छा, ठीक है। और पिताजी ने सोचा है कि लाओ मैं अब थोड़ा अपनी बेटी के जैसे, अपने बेटे के जैसा थोड़ा हैपनिंग बनूंगा, है ना, और मैं थोड़ा इधर बढ़ता हूं इसकी तरफ, इसका मैं दोस्त बनता हूं, है ना। जो एक वो कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हो तो आप दोस्त बनने की कोशिश करते हो। तो जो दोस्त बनने की प्रोसेस में पिताजी अपना थोड़ा सा बिहेवियर बदलते हैं, थोड़ा टोन, टेक्सचर, तरीका बदलते हैं। वो एकदम से थोड़ा जीन्स वीन्स पहन के थोड़ा कूल होने लगते हैं। मतलब तो पापा से अरे पापा, हाँ, पापा से जो यार पापा हो जाते हैं। यार पापा। तो यार पापा से ध्यान है, आपकी तो बुक है यार पापा। अरे जोरदार तालियां इनके लिए। तो आपकी बुक क्या, ये तो नाम है? जी जी जी, बिल्कुल। अभी हम देखिए, लोग क्या बात। इसका आज ये जस्ट आई है, ये ताजी बिल्कुल गर्मा गर्म है मेरे हाथ में ये। बस उस पे तो आऊंगा। तो ये जो एक हिंदी को एक नया तेवर चाहिए था, एक जैसे हम नया हिंदी में कुछ भी नहीं हुआ है सच, अगर आप देखिए जो हमने भी किया, जो हम कर रहे थे, लेकिन जो ये जो जनरेशन थी जो वो एक्सप्रेस कर रही थी, जो थोड़ी बहुत गलतियां भी कर रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो उनको था कि नहीं, मैं इस भाषा में सोचता हूं ये, और मैं ऐसे ही उसको एक्सप्रेस करूंगा। तो जो वो तेवर था, जो वो नॉट सेइंग सॉरी वाला एटीट्यूड था कि नहीं भाई, हमें आ रही है कहानी, हम करेंगे, तुम स्पेलिंग में मत हमें ध्यान मत दिलाओ, हम ये आ रही है बात हम कहेंगे, हम बाद में अपने आप को लिखते 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 करेक्ट करेंगे। तो वो जो सारी बेचैनी थी हमारे समय की, वो है नई वाली हिंदी। जो और आज की डेट में चाहे कोई भी क्रिएट कर रहा है, वो सारा कुछ, चाहे वो संजीव सर क्रिएट कर रहे हो, चाहे दिनेश सर बैठे हैं यहाँ पे वो क्रिएट कर रहे हो, मेरे हिसाब से वो सारा कुछ नई वाली हिंदी है, जो भी आज के समय में क्रिएट कर रहा है और लोगों से कनेक्ट कर पा रहा है। लोगों से कनेक्ट करना, जैसे थिएटर की जो बाय डेफिनेशन, थिएटर की डेफिनेशन क्या है? हाँ। 2 लोग चाहिए, एक करने वाला स्टेज चाहिए और कम से कम एक देखने वाला चाहिए। अगर 2 लोग नहीं है तो वो थिएटर नहीं है। अकेले आदमी प्रैक्टिस कर सकता है, रिहर्सल कर सकता है, वो थिएटर नहीं हो सकता। तो नई वाली हिंदी पहली बार ऐसा था, जो वो बच्ची या बच्चा जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो पाठक है, उसको हमने इंटेलेक्चुअल जो जामा था एज अ राइटर, वो हटा के हम कंधे पे हाथ रख के खड़े हो गए कि आओ, ये मेरे पास बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हें ये गिफ्ट बना के दे रहा हूँ। और वो सामने वाले के लिए मैंने गिफ्ट तैयार किया और उसने गिफ्ट को वैसे के वैसे लिया। ठीक तो है। ये हिंदी में लिपि की क्या भूमिका मानते हैं आप? लिपि ऐसे जो हम देवनागरी में लिखते हैं, वो मतलब इसमें तो सर कुछ बात ही नहीं है कि नहीं मानना चाहिए। मतलब जैसे मैं, एक चीज मेरे को बड़ा दिक्कत होती है, जैसे चूंकि मुंबई में जिस तरीके से लोग काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आए हैं जो 2020 में पैदा हुए हैं, 2020 ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट जब मैं ये पोनियन सेल्वन पे भी काम कर रहा था, तो जो मनी सर की असिस्टेंट थी, वो बहुत यंग थी, आई थिंक 25-26 साल की थी। तो वो क्या होता था, जो हिंदी लिखी होती थी देवनागरी, और वो तो चेन्नई की थी फिर भी हिंदी पढ़ लेती थी थैंकफुली, तो वो जो हिंदी देवनागरी में लिखी होती थी वो स्लो पढ़ती थी, लेकिन जो रोमन में लिखी होती थी वो बहुत तेजी से पढ़ लेती थी। तो एक नई पूरी एक्टर्स की, टेक्नीशियंस की जनरेशन तैयार हो गई है, जो रोमन में जो मोबाइल पे टाइप कर करके वो बड़े हुए हैं। आप ये देखिए, बड़ी सरप्राइजिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे जो 22 साल का बच्चा होगा यहाँ पूरे हॉल में, वो 7-8 साल से नेटफ्लिक्स देख रहा है। ठीक है। हम लोग, आप सोचिए, जब 22 साल के थे तो क्या कर रहे थे हम, कितनी बेसिक चीजों में अटके हुए थे कि कोई हमारी बात ही सुन ले और हमें कोई फोन नंबर ही दे दे। सवाल बहुत ज्यादा है और वक्त की कमी जी, जी, है, बिल्कुल। जल्दी से आप बता दीजिए यार पापा के बारे में दर्शकों को कुछ। तो यार पापा मेरी 7वीं किताब है। मुझे यकीन नहीं था 10 साल पहले जब मैं लिखना शुरू करूंगा कि इतना सीरियस हो जाएगा ये सब, कि मैं सब छोड़ के लिखने लगूंगा। और यार पापा कहानी मेरे मन में थी बहुत पहले से, और एक बाप और एक बेटी की। एक बहुत बड़े वकील हैं मनोज साल्वे, और उनकी एक बेटी है साशा। उन दोनों के बीच में बात नहीं होती और क्या क्या होगा, और पता चलता है एक दिन कि मनोज साल्वे जो सबसे बड़े इस देश के लॉयर हैं, उनकी डिग्री जो है वो है फेक है, वो रियल नहीं है। तो अब वो डिग्री फेक है और बेटी बात नहीं कर रही, बीवी साथ नहीं रहती। तो क्या जो दुनिया के सारे केस जीतता है मनोज साल्वे, क्या अपनी लाइफ के भी केस जीत पाएगा, हार पाएगा, क्या होगा? नाम अलग तो होगा, उसकी कहानी है इत्तेफाक। यार पापा जी। चलिए दिव्य प्रकाश दुबे जी, हमारे साथ आपने इतना वक्त दिया और लोगों के बारे में बताए, और इनफैक्ट इस वक्त ही इनकी किताब अभी विमोचन भी है, रिलीज करनी है, और संजीव सर से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और स्वयं इस किताब को रिलीज करने में योगदान दें, प्लीज सर आइए। आ जाइए मंच पे आ जाइए।
तो जोरदार तालियों के साथ किताब का विमोचन कराया जाए। वाह, बहुत खूबसूरत डिजाइन दिया गया, नाम बहुत कैची है, यार पापा, दिव्य प्रकाश दुबे। यार पापा, आप भी जाएं और जरूर लीजिए, पढ़िए और फीडबैक दीजिएगा। और आईडीज आपको तो बता ही दी गई हैं, टैग भी कर दीजिएगा और ये फोटो हर जगह लगा दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत मजा आया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना मजा, इतना लाइट। संजीव सर आपके सामने पूछ रहा हूं, कैसा लगा आपको? सर आपको अप्रेजल करना है इनका? योगदान रहता है सर का। नहीं सर, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका अप्रेजल अच्छा होना चाहिए, जितनी सैलरी बढ़ सकती है उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ देनी चाहिए। थैंक यू एंड जोरदार तालियां आप लोगों को, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए इंटरव्यूज ऐसे ही होने चाहिए, अगर सीरियस भी है तो उसमें हास्य कहां से निकल सकता है कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तो पटकथा है, कब घुमा दिया जाए नहीं पता। जो एक्टर है वो विलन बन जाए और विलन जो है एक्टर बना दिया जाए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी से और उम्मीद करता हूं ये मंच हमने वैसे शुरू होने से पहले देखा था कि कुछ कम यहां पर संख्या थी, म्यूजिक की तरफ जा रहे थे, एक आग्रह हुआ और आपने ऐसा बोला। नहीं, थोड़ा योगदान बस जोश में आप लोगों ने भर दिया, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। आप सभी के लिए दिल से तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।